हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष नारायण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनबी ट्यूटोरियल पर। तो जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूरियां नापने के चिन्ह पर पाटी। तो हमने इससे पहले पढ़ा, प्रकाश के बारे में जाना, फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना, फिर परावर्तन के नियम पढ़ा, फिर किरण के चलने का नियम, किरण आरेख के नियम पढ़ा, फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ा, और फिर इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ा। इन सब के साथ अब हम आगे की ओर चल रहे हैं दूरियां नापने का चिन्ह पर पाटी। ठीक है, तो देखो यह बहुत जरूरी है। अगर हमको न्यूमेरिकल लगाना है और हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको चिन्ह पर पाटी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर यह समझ में नहीं आता है तो वहां पे न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न करते हुए हमसे गलती हो जाएगी। कौन कब माइनस हो जाता है, कौन कब प्लस हो जाता है, यही तो मेन बात, यही तो समझ में नहीं आता। कभी फोकस दूरी माइनस हो जाती है तो कभी फोकस दूरी प्लस हो जाती है। कभी जो है प्रतिबिंब माइनस में होता है तो कभी प्लस में होता है। रेखीय आवर्धन निकालने लगेंगे वहां पे दिक्कत होती है। इन सब दिक्कतों का सलूशन यही तो है दूरियां नापने का निर्देशांक चिन्ह पर पाटी। ठीक है, तो इसमें देखो वैसे तो 4 नियम है, लेकिन इसमें से जो लास्ट वाला है ना, ये दोनों, वो शुरू का दोनों नहीं, लेकिन लास्ट वाला जो दोनों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप याद ही कर लीजिए, याद मत करिए, ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, देखिए पहला नियम है, हेडिंग तो आप लोगों ने डाल लिया होगा। ठीक है, दूरियां नापने का निर्देशांक चिन्ह पर पाटी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, आप लोगों ने हेडिंग डाली है। इसके बाद देखो पहला हेडिंग है, पहला नंबर ऐसे पॉइंट वाइज करके 4 पॉइंट लिखेंगे और चारों अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, लिखा है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। जरा यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यह हमारा अवतल दर्पण है। पता नहीं दिख रहा होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। अब अकेले है, कैमरामैन तो है नहीं। ठीक, देखो इसमें देखो पहला, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात वस्तु सदैव, अब देखो दर्पण से इससे बाईं ओर, ठीक है, इससे बाईं ओर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यह बाईं ओर है, अर्थात दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है। मतलब कि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएंगी। यहाँ पे वस्तु हो गया। ठीक है, तो प्रकाश सदैव इसी ओर से डाली जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुगत है। अनुगत का मतलब है सभी दूरियां, मुख्य अक्ष हो गया, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। यह हमारा यह ध्रुव हो गया पी, जिसे पोल कहते हैं। तो यहाँ से इसके अनुगत या मतलब या तो इधर नापेंगे, या तो मुख्य अक्ष के अनुगत, या तो मुख्य अक्ष के इधर या मुख्य अक्ष के उधर ध्रुव से नापेंगे। और ठीक है, और कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत, अनुगत या लंबवत। लंबवत मतलब या तो इधर या तो नीचे की तरफ। ठीक है, से मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखो, ठीक, तो या तो इसके लंबवत या तो इसके लंबवत, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव के दाईं ओर नापी जाने वाली दूरियां, यहाँ सभी दूरियां, यहाँ पे देखिए सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुगत या लंबवत नापी जाती हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं। मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव के दाईं ओर मतलब उधर, ध्रुव के दाईं ओर का मतलब इधर, ध्रुव के दाईं ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह। अब यहाँ से यदि इधर की दूरी नापेंगे तो यह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तथा ध्रुव की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तथा ध्रुव से बाईं ओर आने पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, अगला नंबर है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर, यहाँ से मुख्य अक्ष हो गया, इसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यही दोनों न्यूमेरिकल में आंसर प्रश्न करने में काम आएगा। बाकी और यह सब अगर जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आपका आ जाता है दूरियां नापने के निर्देशांक चिन्ह पर पाटी को समझाइए, तो आप तो ये दोनों लिख ही लोगे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा आंकिक प्रश्न लगेगा, ये दोनों याद ही हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती हैं। और मुख्य ध्रुव से मुख्य अक्ष के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक
मुख्य अक्ष के अनुगत दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है तथा बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये दोनों तो आप लोग लिख ही लोगे। बचता है ये एक तो यहाँ आप लोग यह जान लो कि दर्पण पे जो प्रकाश है सदैव किस तरफ से डाली जाती है, बाईं ओर से। दर्पण पे सदैव प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, अब रही यह याद होगा, यह याद गया होगा, इस रही यह दूसरा नंबर। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुगत या लंबवत, यहाँ से इसका मतलब यह इधर अनुगत हो गया, इधर अनुगत हो गया, उसके लंबवत या तो इधर या तो इधर। ठीक है, तो ये है तीनों चारों पॉइंट रहे। इसमें से आपको कम से कम 3 को याद रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आए तो हम आसानी से लिख पाए। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखो इसमें जो है कक्षा 10 के लेवल में इसका न्यूमेरिक मतलब इसका सत्यापन नहीं दिया, निगमन नहीं करना है। ठीक है, इसमें पहले था निगमन, पहले इसके पहले निगमन था और आता भी था, बोर्ड एग्जाम में आता भी था। लेकिन जब से एनसीईआरटी हुआ है, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जब से हुआ है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसमें निगमन नहीं है। ठीक है, कुमार मित्तल में जो था उसमें पहले वाले पुराने वाले बुक में निगमन था, नए वाले में भी नहीं है। सब एनसीईआरटी कर दिया, टोटली एनसीईआरटी चलेगा, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसी के साथ साथ आप लोग को हम बता दिए हैं पहले भी कि आईईआरटी और पॉलिटेक्निक अगर हमारे साथ आप लोग क्लासेस कर रहे हैं तो आप इन दोनों के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे आपको कहीं और से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे द्वारा बताए गए मटेरियल ही आपको काफी रहेंगे, क्योंकि जो 10th लेवल के एग्जाम होंगे, कंपटीशन एग्जाम होंगे, वह 10th के ही किताब से आने वाले हैं, हमारे नोट्स से आने वाले हैं क्वेश्चन रहेंगे। हम बताते चलेंगे कि कौन से बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगला हेडिंग है गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो माना यह कौन सा दर्पण है, यहाँ पे इसका नाम लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण है। देखो जो फार्मूला होता है ना, सिर्फ आपको निगमन नहीं करना है, निगमन 12th में है, कक्षा 12 में निगमन है, उसमें है, वहां पे करना है, वहां पे सिखाया जाएगा। अगर आप लोग को निगमन देखना है तो हमारे पे तो टाइप करिए वहां पे यूवीएफ में संबंध बाय एएनबी सर। अगर इतना टाइप करिए आपको निगमन सही आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको निगमन नहीं बताया जाएगा, सीधा फार्मूला बताया जाएगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा, जिससे आगे प्रश्न जिससे लगेंगे, जितना आपको जरूरत है उतना बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक वस्तु की दूरी को ध्रुव से, यहाँ सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ठीक है, यू से प्रदर्शित करते हैं। अब यह प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, अब प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, वी से। ठीक है, अब फोकस दूरी को हम बताए थे ना, स्मॉल एफ छोटका एफ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यह एक अवतल दर्पण है। देखो जो रिलेशन आएगा, जो संबंध आएगा इसमें, वह अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए ही एक ही संबंध होगा। ठीक है, अब देखो यह ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और इसलिए ओ से यह वस्तु की दूरी है, यह आई मतलब इमेज, यह प्रतिबिंब की दूरी है, और यह तुम्हारा यह मतलब फोकस दूरी है। ठीक है, तो इसमें संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f बराबर, जहां f फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी, और तुम्हारा v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी। अब देखो यही संबंध आपके अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, जब निगमन कराएंगे, जो निगमन देखोगे वह अवतल दर्पण के लिए भी रहेगा और उत्तल दर्पण के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल रखा है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। ठीक है, कॉन्जुगेटेड फोसी और कॉन्जुगेटेड पॉइंट्स। देखो संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहेंगे जिन पे एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा
दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहेंगे जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, जल्दी समझा दे रहे हैं, हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से कोई वस्तु रखी है ये, अब ठीक है, ये अब जो समांतर जाएगी ये फोकस दूरी हो गया, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र हो गया, ये तुम्हारा ओ डैश, और तुम्हारा यहाँ पे मिलेंगी आई डैश। ठीक है, मतलब इसका संयुग्मी बिंदु और संयुग्मी फोकस का मतलब यही है कि ओ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर बन रहा है, तो आई पर यदि वस्तु रखेंगे तो ओ पर बनेगा। अतः ये दोनों बिंदु, अतः ओ और आई क्या है, बिंदु ओ और बिंदु आई एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु हैं। ठीक है, एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु है। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग देखते हैं, रेखीय आवर्धन। इसमें देखो एक चीज और पॉइंट वाली है, संयुग्मी बिंदु अथवा संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण की सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे कौन वस्तु रखनी जाएगा, तो दर्पण वस्तु कहाँ रखा जाएगा, दर्पण की बाईं ओर, दाईं ओर कहोगे वस्तु रखने के लिए तो रखा जाएगा नहीं। अतः जो है अवतल दर्पण के लिए ही सही है। यह कंपटीशन में पूछा जाएगा, संयुग्मी बिंदु अथवा संयुग्मी फोकस किसके लिए सही है, निम्नलिखित में से किसके लिए सही नहीं है, या तो ऐसे कहेगा या तो कहेगा निम्नलिखित में से किसके लिए सही है। तो हमको क्या कहना पड़ेगा, अवतल दर्पण के लिए तो सही है, उत्तल दर्पण के लिए सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसा। ठीक, तो अब अगली हेडिंग है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन एम से शुरू होता है तो रेखीय आवर्धन को भी एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ध्यान सुनिएगा, डिफिनीशन एक बार याद सुन लीजिए फिर लिखिए। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं, जबकि उनकी लंबाइयां, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। ठीक है, प्रतिबिंब लिख करके हम माइनस एच डैश लिख रहे हैं, बटे में एच बराबर होगा आई पी मतलब वी, आई पी मतलब वी मतलब माइनस बी बटे में ओ पी मतलब माइनस यू। ठीक है, अब यह माइनस माइनस कट जाएगा, अब यह माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब एच डैश बटे में एच बराबर माइनस वी बटे में यू। अब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन यम कहते हैं। अतः यम बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस वी बटे में माइनस यू। अब यह दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए ही सत्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे एक बात और क्लियर होती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आवर्धन धनात्मक होगा। उल्टा कह सकते हो, यदि ऋणात्मक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है, यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, इस तरह से अभी हेडिंग खत्म हुई। अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जामों में नहीं पूछेगा, ना तो आपको बोर्ड ना तो किसी कंपटीशन में पूछेगा, लेकिन ये जानकारी थोड़ी दिया गया है बुक में, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। इसे आपको नोट नहीं करना है। दर्पण की पहचान, एक तो स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, यदि कोई पैमाना ले लेते हैं, लकड़ी का पैमाना ले लेते हैं और उस दर्पण पे रख देते हैं, यदि पैमाना किनारों पर टच कर रहा है और बीच में टच नहीं कर रहा है इस तरफ, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, और यदि वह पैमाना बीच में टच कर रहा है और किनारों पर नहीं टच कर रहा है, किनारों को नहीं छू रहा है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, और दोनों को स्पर्श करके अब प्रतिबिंब देखकर प्रत्येक स्थिति में यदि आभासी प्रतिबिंब बने तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है,
और अवतल दर्पण के लिए और यदि वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बदल जा रही है तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, यह स्पर्श करके हो गया और प्रतिबिंब देखकर हो गया। ठीक है, इसके बाद उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग आता है और जनरली ज्यादातर आया हुआ है, दो उपयोग याद रहेगा। दो उपयोग या तो अवतल दर्पण का पूछ लेगा या तो उत्तल दर्पण का। दो उपयोग अगर याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ज्यादा नहीं आता, 2 नंबर का आता है तो 2 उपयोग लिख दोगे तो बहुत होगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण का उपयोग, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा उपयोग, फिर इसमें लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग। फिर अवतल दर्पण का उपयोग जो नाई दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह बनाने में नहीं करते हैं उसमें किया जाता है। और ब्यूटी पार्लर में हंस क्या रहे हो? ब्यूटी पार्लर में मतलब कि गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, ऐसी बात नहीं है। ब्यूटी पार्लर में आजकल तो गर्ल्स से ज्यादा भीड़ तो बॉयज वाले में रहती है, नंबर लगाना पड़ता है। जगह हंस रहे हो, हम कभी गए नहीं है लेकिन आप देखे हैं, हमारे पार्टनर वगैरह थे बताते थे। तो ब्यूटी पार्लर में दाढ़ी मतलब कि ब्यूटी पार्लर में इसका उपयोग होता है, और नाई दाढ़ी वगैरह बाल और बनाने में इसका उपयोग करता है। दूसरा उपयोग डॉक्टर छोटे पुर्जों कान नाक आँख ये सब में देखे भी था, वो जोन दर्पण का उपयोग करता है ना, जो टार्च मारता है उसमें ताकि फोकस होकर के जाए ना, तो वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, अब टेबल लैंपों में टेबल लैंप क्या करता है? फोकस ताकि एक जगह प्रकाश जाए, टेबल पर सिर्फ बाहर ना आए, तो टेबल लैंपों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब रहे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजार में जो बड़ा बड़ा लैंप ना लगा रहा, खंभा में लगा रहा था, इसे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और ड्राइवर के पास साइड मिरर जो बोलते हैं, मोटरसाइकिल में, कार में, जीप में, चाहे जिसमें देखो साइड मिरर। अब तो मॉडर्न जमाना हो गया, अब तो कैमरा लगने लगा है, सीसीटीवी कैमरा लग जाता है, एलसीडी में ड्राइवर देखा है, लेकिन हाँ अभी भी है साइड मिरर है। तो यह उपयोग, दोनों उपयोग है, 2-3 तो उपयोग है, आपको याद करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा परावर्तन खत्म होता है। अब परावर्तन में 3 फार्मूले देखें, 3 सूत्र देखें, जिस सूत्र से कभी ना कभी क्वेश्चन, कभी कभी क्या लगभग इस सूत्र से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी जितने भी आंकिक प्रश्न है, जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न है, कुमार मित्तल के प्रश्न है, सारे प्रश्न हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। सभी प्रश्न को एक तरफ से शुरू करेंगे, एक से, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को एक वीडियो में कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने जो भी फार्मूला पढ़ा है उस पे 1-2 प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है, F बराबर r/2, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह सवाल आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, 2010 में आया था, 11 में आया था, 15 में आया था। सवाल क्या है? थोड़ा लैंग्वेज तरीका बदल गया था लेकिन वो सवाल वही था। यदि किसी अवतल दर्पण सॉरी यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो देखो क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका है ना, जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है? किसी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, -20 सेमी। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? हम जानते हैं F बराबर होता है r/2, तो मतलब यहाँ r बराबर पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क, तो F बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 × F, तो यह हो जाएगा कितना? 2 × -20 = -40। ठीक है, मतलब 20 दूना 40, -40। माइनस का मतलब यह है दर्पण के सामने। ठीक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, बस 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे आंसर में, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, अब हमने फार्मूला और आवर्धन क्षमता पढ़ा था। ठीक है, आवर्धन क्षमता मतलब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई था, वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है -v/u। ठीक है, ये हमने दिखाया भी था किस तरह से आया था। तो यहाँ पे देखो, यह सवाल देखो दिया गया, 2009 में पूछा गया था। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर उसका वास्तविक कहने का मतलब है उसके सामने बन रहा है ना। जब भी आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पे, अब सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका, एक अवतल दर्पण के सामने दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, u का मान दिया है कितना? -20।
चूंकि वस्तु सामने रहेगा तो 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब v बराबर -40, वास्तविक कहने का मतलब सामने बन रहा है 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उसकी रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो वही m बराबर पूछा है, m बराबर वाट, ठीक है। तो देखो सिंपल है, हमको पता होगा अगर फार्मूला v बाई यू होता है माइनस v बाई यू, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, अब v की जगह क्या है -40 बटे में -20, यू की जगह -20, ठीक है। अब 20 का 20, 20 दूनी 40, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 2 आएगा, तो इसकी रेखीय आवर्धन क्या होगा +2, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो m बराबर +2, ठीक। इसका मतलब यही है कि जो +2 आ रहा है, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा जिसमें तो +2, अच्छा नहीं +2 माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है ना, चलो फिर से लगा दे रहे हैं। देखो m बराबर इतना, देखो माइनस, अब u की जगह क्या है -40, v की जगह -40 है, और फिर u की जगह क्या है -20, कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। 20 दूनी 40 -2, अब देखो माइनस का मतलब है उल्टा बनेगा, और 2 आ रहा है मतलब 2/1, तो प्रतिबिंब की लंबाई मतलब कि 2 ज्यादा हो रहा है ना, तो मतलब दुगुनी बनेगी, जो वस्तु से दुगुना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो m बराबर हम लिख देंगे m बराबर -2, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था u v तथा f में संबंध, उस पे एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, मतलब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है f बराबर, किसी अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी जाती है, u बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रखी जाए, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है। तो v बराबर -20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फोकस दूरी मतलब f बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमको फार्मूला पता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ पे f निकालना है, तो 1/u, u का मान कितना है -60, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20, ठीक। अब इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर हो जाएगा, तो ये यहाँ करते हैं मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं, छोड़ो एलसीएम ले लेते हैं, 60 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 से कट जाएगा, यह बचेगा कितना 30, यह 2 से कटेगा 10, यह 2 से कट जाएगा तो यह बचेगा 15, यह बचेगा 5, यह 3 से कट जाएगा 5 बचेगा, और यह 5 बचेगा, यह 5 से कट जाएगा, देखिए 5 15 दूना 30 दूनी 60, इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 60 हो जा रहा है, यहाँ पर माइनस कर, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो यहाँ पे है -60, तो 60 -1 बचा है, अब यहाँ पे 20 60, तो माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -30, अरे -3, 20 60 -3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4/60 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। तो माइनस इतना हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, 4 1 4, 12 5 4 1 4, और बचा कितना 20, 4 5 20, 15 चौका 60, 15 आएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना आ जाएगा -15, अब -15 सेंटीमीटर, अब माइनस आने का मतलब क्या है, अवतल दर्पण है, सही है, अवतल दर्पण है तो माइनस रहेगा, तो आंसर जो है माइनस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण, यहाँ अगर चाहे तो अवतल दर्पण लिख सकते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण लिखेंगे। इस तरह से ढेर सारे आंकिक प्रश्न लगेंगे आने वाले अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब फाइनली क्या है, फाइनली हमारा परावर्तन खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।